तो सत्र द्वितीय में आने वाले संचयन के इन 4 पाठों में से प्रथम पाठ है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी, नोट कीजिएगा आप अपनी पाठ्य पुस्तक या लिखित पुस्तिका में, छायावादी युग की महान कवयित्री रही हैं। इसके अलावा इन्होंने गद्य लेखन भी किया है, ठीक है, यानी कविताएं भी लिखी और गद्य लेखन भी किया। गद्य लेखन करते समय इन्होंने हिंदी की जिस साहित्यिक विधा को काम में लिया वो विधा थी संस्मरण। संस्मरण का अर्थ होता है जीवन के पूरे व्रत या क्रम में से कोई ऐसी घटना या प्रसंग जो हमारे मानस पटल पर अविस्मरणीय छाप छोड़ देती है, यानी हमारे संस्कारों में इस कदर छा जाती है जो भुलाई नहीं भूली जाती, उसे कहा जाता है संस्मरण। तो महादेवी वर्मा ने संस्मरण लेखन में अनूठी प्रतिभा दिखाई है। उन्होंने नीलकंठ, गिल्लू, सोना, हिरणी आदि अपने जीवन से संबंधित कई ऐसे पात्रों के ऊपर संस्मरण लेखन किया है, जिसमें गौरा नाम की एक गाय भी शामिल है। इन्होंने जब भी संस्मरण लिखा है, ये समस्त जो प्राणी हैं उनके जीवन में विशेष स्थान रखते थे, तो इनसे पता चलता है कि वास्तव में ये अन्य जीवों के प्रति भी संवेदनशील रही हैं। और इस पाठ को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य यही है ताकि हम हिंदी साहित्य की विधा से परिचित हों और साथ में संस्मरण लेखन में जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाता है, यानी शब्दों के माध्यम से लेखक या लेखिका इस तरह से वर्णन करता है कि पाठक या श्रोता के कल्पना पटल पर अपने आप एक चित्र उभरने लगता है, जिसे कहते हैं शब्द चित्र, यानी शब्दों के माध्यम से चित्र उजागर करने की कला। और ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि प्रकृति के अंदर जितने भी अन्य प्राणी हैं, वे प्राणी भी प्रकृति के अनुकूलन के लिए अपना विशेष स्थान रखते हैं, अतः हमें उनके प्रति भी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। तो गिल्लू नामक संस्मरण में लेखिका ने एक गिलहरी के बच्चे का वर्णन किया है, उसके पूरे जीवन काल का वर्णन किया है कि किस तरह से महादेवी वर्मा उसके संपर्क में आई और किस तरह से गिल्लू जो है उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। और 2 साल के पश्चात जब गिल्लू की मृत्यु हुई तो महादेवी वर्मा जो है उस मृत्यु से कितनी क्षुब्ध हो गई थी। इसी वजह से वो कहती हैं कि वास्तव में ये जीवन का एक ऐसा परिच्छेद है जिसे मैं भूल नहीं पाती। गिल्लू को जो सबसे प्रिय पौधा लगता था वो पौधा था सोनजूही। आप देखते हैं जिसे जैसे कनेर वाला पौधा होता है वैसे सोनजूही जिसमें छोटे छोटे पीले पीले फूल खिलते हैं, तो सोनजूही में आज एक पीली कली खिली है। इसे देखकर अनायास यानी अचानक ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस पेड़ की लता की सघन धरितिमा यानी हरियाली में, इस लता की बहुत गहरी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही मेरे कंधे पर कूदकर मुझे को चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, यानी जिस समय गिल्लू इस तरह की एक्टिविटी करता था उस समय मैं सोचती थी सोनजूही में कौन सी नई कली लगी है, लेकिन जब वो गिल्लू चला गया तो मुझे इस पौधे को देखते ही उस छोटे से लघु प्राण यानी छोटे से प्राण को धारण करने वाले जीव की याद आ जाती है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी मिल गया होगा, यानी उसकी जो समाधि है वो सोनजूही के पौधे की जड़ों में ही बनाई गई। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ जाए कि क्या पता कब सोनजूही के इस पौधे पर जिस तरह से कली निकलती है उसी तरह से गिल्लू भी आकर के मुझे आश्चर्यचकित कर दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कैसे मुलाकात हुई गिल्लू से लेखिका की, तो लेखिका बताती हैं कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से बरामदे में आकर मैंने देखा तो 2 कौवे जो हैं एक गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से छुआ छुआल यानी छुपम छुपाई जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी यानी कौवे भी एक विचित्र प्राणी है जो एक साथ समादरित यानी आदर का पात्र है और अनादरित यानी इनका निरादर भी किया जाता है, यानी अति सम्मानित और अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे कहते हैं ना कागोश कागोश, क्यों कहते हैं कागोश यानी कौवों को आप अगर अन्न या कुछ भी दान देते हो, ऐसा मान्यता है कि हमारे जितने भी
दिवंगत आत्माएं हैं, जो पूर्वज हैं, वो उनको मिलता है। तो लेखिका कहती है हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते थे, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में। उन्हें तो पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता था। अवतीर्ण का अर्थ होता है अवतरित होना, प्रकट होना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संकेत कौवे के ही इस कर्कश स्वर में देना पड़ता है। काऊ काऊ छत की मुंडेर पर कौवा बोला, तुरंत पूछा, हाँ जरूर कोई गेस्ट आने वाले हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काम काम करने की अवमानना अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। भाई कौवा या कोई तिखी कर्कश आवाज में बोलने वाला, उसको कहते हैं ना भाई काऊ काऊ मत कर, सिर दुखा रखा है मेरा, है ना। यानी ये काऊ काऊ का जो स्वर है, ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को बहुत चुभता है। आगे यहाँ दिया गया कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक एक बाधा आ गई। क्या बाधा आई? तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं कौवे के विषय में आप लोगों को बता रही हूँ, तो वहां मुझे एक बाधा का सामना करना पड़ा। वो बाधा ये थी कि गमले और दीवार के बीच में जो जगह थी, उस जगह में छिपा हुआ एक छोटा सा जीव, उसकी तरफ मैंने देखा। जब मैं उसके पास गई तो मैंने देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, जो हो सकता है अपने घोंसले से गिर गया, और अब कौवे जो हैं उसमें अपना भोजन तलाश रही हैं। काक द्वय यानी दो कौवे, दो कौवों की चोंचों के घाव से वो छोटे से जीव जो छोटे से शरीर को धारण करने वाला है, उसके लिए तो ये घाव भी बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा यानी बेहोश सा गमले से चिपटा हुआ पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद तो ये बच ही नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दो। लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैं उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से उसके घावों पर से खून पोंछ करके मैंने पेनिसिलिन का मलहम लगाया। रुई की एक पतली बत्ती बनाकर दूध से भिगोकर धीरे धीरे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह नहीं खुला, इसलिए दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। तीसरे दिन वो इतना बढ़िया और आश्वस्त हो गया, आश्वस्त यानी तंदुरुस्त, एक्टिव हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीचे कांच की मोतियों जैसी अपनी आंखों से देखने लगा। 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोएं, आपने देखी है पेड़ों पर चलने वाली गिलहरियां, उनके ऊपर जो है बाल होते हैं, जब्बेदार पूंछ और बहुत भारी डॉटेड जो है पूंछ होती है, चंचल चमकीली आंखें, और वो आंखें जो है इधर उधर देखते हैं। ये सभी चीजें सभी को विस्मित करने वाली थी। विस्मित यानी आश्चर्यचकित करना। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। रेखांकित कीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा के रूप में गिल्लू का अर्थ है यानी वे समस्त गिलहरियां, यानी गिलहरियों का एक विशेष समूह, और व्यक्तिवाचक रूप दे दिया यानी एक विशेष गिलहरी को विशेष नाम से संबोधित किया, इसलिए इसे व्यक्तिगत रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब गिल्लू आया है तो गिल्लू के लिए आवाज तो बनाना पड़ेगा ना। तो क्या किया, एक फूल रखने वाली जो बास्केट होती है उसके अंदर रुई बिछाकर और उसमें तार से अटका कर उसे खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर उस घर में झूलता था। अपनी कांच के मनकों जैसी यानी मोतियों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता और समझता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। देखो कितना समझदार था। अब हम यहाँ पर अपनी तुलना कर सकते हैं कि किस तरह से वो कितना समझदार है। लेखिका कहती है जब मैं लिखने बैठती थी तो मेरा ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई उपाय खोजता। वो मेरे पैर तक आता, सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी सर से पर्दे से नीचे उतरता। ये उसके दौड़ने का क्रम जब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़कर न बैठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे से लिफाफे में इस तरह से रख देती थी कि उसके आगे के दोनों पंजे लिफाफे के बाहर और उसका सिर भी बाहर होता था, और बाकी उसका सारा शरीर जो है लघुगात यानी शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्य को देखा करता था। भूख लगने पर वो चिक-चिक की आवाज करके मानो मुझे सूचना देता था, और जब काजू और बिस्किट मिल जाते थे तो उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से उन्हें पकड़कर आराम से कुतरता रहता था।
और गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी पतझड़ गया और बसंत ऋतु आई। वसंत ऋतु में आपको पता है पेड़ पौधों के जो पुराने पत्ते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, नई पत्तियां नए फूल आने लगते हैं, जिसकी सारी सुगंध जो है वातावरण में भी फैल जाती है। तो क्या कहा कि गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। नीम, चमेली, इनकी जो सुगंध है वो मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहती। गिल्लू को जाली के पास बैठा देखकर, अपने पद से बाहर झांकते देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू जो है बाहर आने और जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ले पाया। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी बहुत बड़ी समस्या है। तो लेखिका कहती है आवश्यक कागज पत्रों के कारण लेखक से मेरा जो यहाँ आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे जो बाहर जाने का जो कमरा है वो बंद कर दिया जाता था। यानी जैसे ही लेखिका अपने कॉलेज जाया करती थी एज ए प्रोफेसर, तो वहां जैसे ही उनके कागज पत्रों का काम वाला कमरा है उसको बंद कर दिया जाता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खुलता और मैं भीतर पैर रखती, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आ जाता और फिर मेरे पैर से सिर, सिर से पैर दौड़ लगाता और ये क्रम उसका रोज का ही बन गया। देखो कितना समझदार है और कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से खाना खाते हुए। मुझे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू जो है खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हुई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नटा में छुप जाता, कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता। तो मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ थाली के पास बैठकर खाने की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन लेखिका कहती है मुझे याद है कि गिल्लू इसमें नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था, एक्सेप्शन केस होता है, अपवाद यानी बहुत रेयर। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका फेवरेट था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाना खाने की चीजों को या तो लेना बंद कर देता या झूले से ही फेंक देता था। उसी बीच एक्सीडेंट हुआ, मोटर दुर्घटना में आहत हुई लेखिका और अस्पताल में उसे कई दिन रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता था तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से वापस अपने घोंसले में चला जाता। सब उसे काजू दे आते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे पड़े मिले, जिससे ये पता चला कि जब मैं हॉस्पिटल में थी उन दिनों उसने अपना फेवरेट जो खाद्य है, खाना है, वो भी बहुत कम खाया। मेरी अस्वस्थता में यानी बीमारी के समय वो तकिए के सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को होले होले सहलाता था और जैसे ही हटता था तो ऐसा लगता था मानो कोई परिचारिका जो है वो हट गई हो, अर्थात कोई नर्स जो है वो हट गई हो। गर्मियों में जब दोपहर में मैं काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना झूले में बैठता, बस उसे मेरे निकट रहने का, गर्मी से बचने का एक नया तरीका मिल गया था। वो मेरे पास रखी सुराही, सुराही जानती हो? सुराही जैसे मटका होता है उसी मिट्टी से बना हुआ एक वस्तु या एक पॉट होता है जिसका जो मुंह है वो लंबी गर्दन के साथ छोटा होता है और जग औरों की तरह उसमें हैंडल लगा होता है। उसमें से पानी निकालने के लिए उस हैंडल को पकड़ करके उसको जैसे ही मोड़ोगे तो उसके आगे मुंह बना हुआ होगा, उसमें से जो पानी है या जो कोई लिक्विड है, वो तरल है, वो निकाला जा सकता है। तो सुराही पर लेटा रहता है, इस तरह समीप रहता था और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों की जीवन की अवधि बहुत कम होती है ना, 2 वर्ष। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आया। कैसे मरा देखो। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात के अंत की यातना के क्षण में वह अपने झूले से उतरकर मेरे पास आ गया, बस बिस्तर में, और अपने ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। वही उंगली जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था।
यानी मरने की स्थिति में था जब उसने मेरी उंगली पकड़ करके अपनी कांच जैसी कंचों वाली आंखों से इधर-उधर देखने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह से उसने फिर से मेरी उंगली पकड़ी। पंजे उसके इतने ठंडे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसको गर्मी देने की कोशिश की, परंतु प्रभात की पहली किरण के स्पर्श के साथ यानी सूर्योदय होने से पहले-पहले ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए यानी आत्मा जो है दूसरा शरीर धारण कर लेती है, हमेशा के लिए सो गया यानी मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया, खिड़की की जाली भी बंद कर दी, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पार चिक-चिक करती रहती है और सोनजूही पर वसंत ऋतु का सोनजूही पर वसंत ऋतु का आना अभी भी जारी है। लेकिन सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई, इसलिए भी कि ये लता उसको सबसे ज़्यादा प्यारी थी और इसलिए भी कि उस छोटे से शरीर वाले प्राणी का किसी वासंती दिन यानी वसंत के मौसम में जूही के पिताब यानी जूही पर खिलने वाले पीले रंग के फूल के रूप में खिलने का मुझे विश्वास है, जो मुझे भीतर ही भीतर संतोष देता है। तो यहाँ पता चलता है कि किस तरह महादेवी वर्मा जो है वो गिलहरी गिल्लू ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों के प्रति भी बहुत संवेदनशील रही हैं। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, मैं मानती हूँ आपको ये पढ़ाया गया चैप्टर जो अच्छे से समझ आया होगा। इसमें प्रश्न पूछा गया है, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखक के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उस लघु गाथ गिल्लू की याद आ गई, जिसे ये सोनजूही का पौधा अधिक अच्छा लगता था क्योंकि उसी में उसकी समाधि या कब्र बनाई गई थी। कौवे को एक साथ समादरित क्यों कहा गया, अनादरित क्यों गया? क्योंकि समादरित तो इसलिए है जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वहाँ कौवे को जो है ऐसा माना जाता है हमारे पूर्वज जो है कौवे के रूप में आते हैं और श्राद्ध पक्ष में इन पूर्वजों को यानी कौवा मान करके इनको कौवे के रूप में कुछ ना कुछ दाना खिलाया जाता है, अच्छा बना करके भी खिलाया जाता है। तो यहाँ जो है कौवे को समादरित माना गया है और अनादरित इसलिए माना गया है क्योंकि कौवे की काँव-काँव के स्वर को कर्कश माना जाता है और कौवा जो है वो बेहद हीन और ग्लानि और घृणाजनक जो है पक्षी माना जाता है। ठीक है? अगला प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार कैसे किया? हॉस्पिटल थोड़ी लेके गई थी, घर पे बैठकर ही उसका उपचार किया। कैसे खून पोंछा, कैसे पेनिसिलिन का मलहम लगाया, किस तरह से रुई की बाती बनाकर दूध डालने की कोशिश की, फिर थोड़ा-सा पानी उसके मुँह में गया, फिर 3 दिन के आधार पर थोड़ा सही हुआ और आगे जाकर के बिल्कुल सही हो गया। लेखिका को आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या-क्या करता था, अभी आपने पढ़ा। पैर से पर्दे पर चढ़ जाता और पर्दे की सलवटें हैं उनमें से फिर से सर्र से नीचे आ जाता। ये क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि महादेवी उसको अपने हाथ में ना ले ले। गिल्लू को मुक्त कराने की आवश्यकता क्यों समझी? क्योंकि गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आ गया था और अन्य गिलहरियाँ जो है चिक-चिक की आवाज़ करके उसे अपनी ओर बुलाती थी। इसीलिए लेखिका को लगा कि उसको भी थोड़ा प्रकृति में छोड़ दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए और इस तरह से जो है गिल्लू जो है उसको मुक्त करने की आवश्यकता महसूस की गई। परिचारिका की भूमिका कैसे निभा रहा था गिल्लू? तो क्योंकि वहाँ जो है जब अस्पताल से लेखिका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी और अस्पताल से छुट्टी लेकर के अपने घर की ओर आई थी, तो घर पे बेड रेस्ट कर रही थी, बिस्तर में सोते हुए आराम करती थी, तो गिल्लू जो उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे-नन्हे पंजों से उनके बालों और सिर को सहलाता था। इसी वजह से जो है वो लेखिका कहती हैं कि जब भी वो हटता तो ऐसा लगता जैसे नर्स हट गई हैं, तो उसकी भूमिका परिचारिका की भूमिका के जैसी लग रही थी। गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास मिलता है कि उसका अंत समीप है? तो ये आंसर देगा हमें भूपेंद्र। भूपेंद्र बताना बेटा कैसे पता चला कि गिल्लू जो है अब मरने वाला है? देविका, आज फिर से आपका नाम लिया मैंने, आंसर दे पाओगे? जीवन के अंत समय में गिल्लू की क्या हालत हुई थी जब वो मरणासन स्थिति में पहुंचने वाला था? देविका, क्या बेटा आप लोग बहुत हताश कर देते हो। आंसर देंगे हमारे दिव्यांशु। सुमध्यान, गुड आफ्टरनून बेटे। हाँ यस मैम। मैम एक्चुअली जो गेहूं ये इसके समीप समय का पता ऐसे चला कि वो उसने अपने साथियों मतलब उनके जो गिलहरियां थी उनका खेलना बंद कर दिया और उन्होंने काजू और बिस्किट
दिन भर कुछ खाया नहीं और बाहर खेलने भी नहीं गया। और तो मतलब लड़की के पास बैठ गया और उसका शरीर ठंडा हो गया था। इन 3 चीजों की वजह से पता चला कि वो मनमोहन सिंह में हार है। बिल्कुल सही है। जो लास्ट पैरा हमने पढ़ा है, उसी में से इसका उत्तर आएगा। ये बताइए, प्रभात की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, इसका क्या अर्थ है? जैसे ही सूर्योदय होने लगा, सूर्य की पहली किरणें जो हैं फैलने लगी, उसी समय गिल्लू जो है वो धीरे-धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और मृत्यु का ग्रास बन गया। और ऐसा माना जाता है कि जब भी आत्मा एक शरीर से निकलती है तो दूसरे शरीर में नए संस्कार ग्रहण करने के लिए चली जाती है। तो लेखिका ने कहा है किसी और जीवन में जागने के लिए, यानी किसी और शरीर को धारण करके वहां जन्म लेने के लिए इस जन्म में हमेशा के लिए सो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोनजूही की लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि क्यों बनी? क्यों? क्योंकि गिल्लू को ये लता अधिक प्रिय थी। और लेखिका के मन में क्या विश्वास जगा? लेखिका को लगा जिस तरह से वसंत ऋतु के समय यहाँ पीले रंग की कली लगती है, क्या पता गिल्लू भी कली के रूप में एकाएक वहां पर उपस्थित होकर मुझे चौंका दे, लेकिन ये संभव नहीं था। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न उत्तर